हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, वो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो दोस्तों, हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या फिर विसर्ग। तो दोस्तों, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे होते हैं स्वर, और जो व्यंजन की सहायता करते हैं यानी व्यंजन को बोलने में जो सहायक होते हैं वे भी क्या होते हैं? स्वर होते हैं। दोस्तों, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? कुलों की जो स्वर होते हैं इनकी कुल संख्या होती है 11, और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो यानी किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है? तो मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने। तो दोस्तों, नए नए, जब एक ही प्रकार के शब्द यानी समान शब्द बार बार आवृत्ति होती है तो उनके बीच में एक योजक चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो खिलौने, कपड़े और जूते हैं, तो यहाँ पर ये गलत होगा। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए, यहाँ पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। मेरी सहेली के पास नए नए, और नए नए के बीच में यहाँ पर दोस्तों अर्ध विराम लगाया गया, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर नए नए के बीच में योजक चिन्ह है और खिलौने और कपड़े इनके बीच में अर्ध विराम आएगा, और जूते। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर, विशेषण के, क्रिया के या फिर सर्वनाम के? तो दोस्तों, जो लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन एक इसका सही आंसर होगा। जैसे कि मान लीजिए लड़का, लड़का क्या है? ये एक संज्ञा है, तो इसका लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की। तो ये किसके द्वारा हुआ है? ये एक संज्ञा के द्वारा हुआ है, न कि विशेषण, सर्वनाम और क्रिया के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 12, 10, 11 या 9? तो दोस्तों, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जब दोस्तों पूछा जाए कि कितने सर्वनाम हैं तब आप बताइएगा 11, और जब पूछा जाए सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं तब बताइएगा 6। ठीक है, तो ये कुल 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं? जैसे यह है, वह, यह, वह, कौन, क्या, कौन, क्या, और इसी में है मैं, तुम, मैं, तुम, स्वयं, मैं, तुम, स्वयं। कितने हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, मैं, तुम और स्वयं, और कौन क्या हो चुका है, और कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई कुछ, और 2 होंगे, जो और सो। ठीक है, ये 2 और होंगे। तो टोटल कितने होते हैं? 11। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, क्या कहा है? अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या फिर असामान्य विशेषण? तो जो प्रविशेषण होते हैं उनको कामता प्रसाद गुरु ने कहा है अंतर विशेषण। दोस्तों, प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण वे होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेषण पर और जोर देते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा, क्या होता है? बहुत अच्छा होता है ना। जैसे, तो अच्छा एक विशेषण शब्द है, लेकिन इसको भी और जोर दिया गया है, इसकी भी विशेषता बताई है, ये बहुत अच्छा है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। कितने भेद हैं? 3, 2, 4 या फिर 5? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कुल 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कौन कौन से होते हैं? एक होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। तो ये कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से 2 भेद होते हैं। तो दोस्तों, सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है, और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा क्या है? क्रिया विशेषण है, ऐसा विशेषण है, संज्ञा है या फिर अव्यय है? तो दोस्तों, ऐसा ऐसा क्या है? ये एक अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आप वाक्य में लिंग, वचन, काल, कारक, इन सभी का अगर हम परिवर्तन कर देंगे फिर भी ऐसा जो है ये परिवर्तन नहीं होगा। तो ये ऐसा, ये एक अव्यय होगा,
जो परिवर्तन नहीं होते हैं लिंग वचन काल कारक के द्वारा, तो वो क्या होते हैं, वो अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म हैं। असंगत कौन से हैं, यानी कि जिसका लिंग परिवर्तन सही नहीं है। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग होगा श्रीमती, ठीक है। विद्वान का होगा विदुषी, ठीक है। युवा का युवती होगा और दाता का दात्री होगा। नहीं दोस्तों, यही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दात्री में छोटी की मात्रा नहीं, बड़ी की मात्रा होती है दात्री। क्या होगा, दात्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यही असंगत है। अगला प्रश्न है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। एक वचन में, द्विवचन, बहुवचन या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों चाय शब्द का जो प्रयोग होता है वो एक वचन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जो वैसी वस्तु होते हैं जैसे द्रव्यवाचक होते हैं वो सभी एक वचन में गिनी जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ज्ञानू सो रहा था, ज्ञानू 1 घंटे से पढ़ रहा है, ज्ञानू रोया या फिर ज्ञानू सो गया था। तो दोस्तों अपूर्ण भूतकाल का मतलब है भूतकाल पहली बात तो जो बीत चुका है, और जो उस समय हो रहा था, उस समय की बात चल रही है, जो अपूर्ण है यानी पूर्ण नहीं हुआ है। तो ज्ञानू सो रहा था, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, ये क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। और ज्ञानू रोया, तो ये क्या होगा, सामान्य भूतकाल। ज्ञानू सो गया था, तो ये क्या था, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें से बताना है, आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता। तो इनमें से कौन सा भाववाच्य है। तो जहां पर क्रिया का रूपांतरण न कर्ता के द्वारा हो और न कर्म के द्वारा हो, किसके द्वारा हो, भाव के द्वारा होती है, तो वहां पर भाववाच्य होता है। तो इसमें सही आंसर होगा धूप में चला नहीं जाता। तो ये क्या है, ये एक भाववाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, कारक के भेद हैं। कारक के कुल कितने भेद हैं, 5, 6, 7 या फिर 8। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कारक के कुल कितने भेद हैं, 8। जो संज्ञा और सर्वनाम को, जो संज्ञा और सर्वनाम की अन्य जो शब्द होते हैं उनसे संबंध स्थापित करता है, या फिर क्रिया से जो संबंध स्थापित करता है, उनको कारक कहते हैं। और कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं, कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता कर्म, अपादान, संपादान, अधिकरण और ये सभी क्या होते हैं, ये कारक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, आद्रक का तद्भव क्या है। अदरक, आद्र, अदरक या फिर अद्रक। तो जो आद्रक एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो होगा अदरक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, लेकिन तद्भव जो होते हैं जिसमें कुछ न कुछ बदलाव करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ, ओ, अनु या फिर अन। तो अनुगामी इसका सही आंसर होगा, इसमें है ऑप्शन नंबर सी। अनुगामी में कौन सा उपसर्ग है, अनु। तो दोस्तों उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द में उनके आगे प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो इसमें अनु का प्रयोग किया गया है गामी में, तो इसका उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रक्तिमा क्या है। अगला प्रश्न, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, माँ, अमा, एमा या फिर ईमा। तो दोस्तों प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। क्या किया जाता है, पीछे लगाए जाते हैं। तो रक्त में ईमा शब्द जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, अनुराग का विलोम क्या है। अनुराग का विलोम है विराग, सुहाग, वियोग या फिर विहंग। तो जो अनुराग का विलोम होता है वो होता है विराग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, अनुराग का होता है विराग। और जो वियोग होता है ये होता है संयोग का विलोम। किसका होता है, संयोग का होता है विलोम। अनय, अनय शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक का मतलब है विलोम। आदि, ऊपर, नय या फिर अनग। तो इसका सही आंसर होगा, इसका होता है सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अनय का हो शब्द का विपरीतार्थक है, यानी विलोम शब्द होता है नय। आदि का होता है अनादि, ऊपरी का होता है अध, अनग का होता है नग। ठीक है। अगला प्रश्न है 18, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर एक रेखांकित शब्द दिया गया है, उसका पर्यायवाची नहीं है, वो बताना है। मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। तो इस पास का क्या बताना है, पर्यायवाची नहीं है बताना है। निकट, समीप, दूर या फिर सन्निकट।
तो दोस्तों पास का निकट भी होता है, समीप भी होता है, सन्निकट भी होता है, लेकिन दूर नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है ढोंग, पाखंड, दर्प या ढकोसला। तो जो आडंबर का पर्यायवाची होता है, ढोंग भी होता है, पाखंड भी होता है, ढकोसला भी होता है, लेकिन दर्प नहीं होता। दर्प किसका होता है? दर्प होता है घमंड का। किसका होता है? घमंड का होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? गुलाब, बेला, चमेली या फिर रात रानी। तो जो अनेकार्थी शब्द है वो है बेला, ऑप्शन नंबर बी। यानी एक इसमें से शब्द है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। तो वेला के अनेक अर्थ होते हैं। वेला का एक अर्थ होता है कटोरा। क्या होता है? वेला का होता है कटोरा। एक होता है समय, यानी कि बेला हो चुकी है, समय हो चुका है। एक होता है ये एक फूल होता है। क्या होता है? ये एक फूल भी होता है। तो इसके अनेक अर्थ है, कटोरा, समय, एक फूल। अगला प्रश्न है 21, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ वेद सही नहीं है? तो एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके अर्थ वेद दिए गए हैं, तो इनमें से एक गलत है, वो बताना है। अनिल, अनल, इसका अर्थ होता है हवा और आग। अंश, अंश, इसका अर्थ होता है हिंसा और कंधा। अपेक्षा, उपेक्षा का आशा, निरादर। अवलंब, अविलंब का अधर, विलोकित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर ये गलत किया गया है। जो अनिल होती है उसका होता है हवा और अनल का आग। अंश का होता है हिस्सा, अंश का होता है कंधा। अपेक्षा का आशा, उपेक्षा का निरादर। अवलंब का दोस्तों होता है, अवलंब का होता है सहारा, और अविलंब का होता है यानी कि अविलंब, यानी कि बिना किसी देरी के। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे 22, निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। एक वाक्यांश, एक शब्द चुनना है। परलोक से संबंध रखने वाला, इसको क्या कहते हैं? पुरलौकिक, समलौकिक, पारलौकिक या फिर पारलौकिक। तो इसका सही आंसर होगा, ये होगा पारलौकिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। परलोक से जो संबंध रखने वाला होता है उसको पारलौकिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका मूल्य न आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? अमूल्य, बहुमूल्य, मूल्यवान या फिर मूल्यहीन। तो जिसका मूल्य न आंका जा सके उसको बोलते हैं अमूल्य। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, यदि अ या आ के बाद ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। यह स्वर संधि कहलाती है। तो स्वर संधि का कौन सा रूप है? जब अ या ओ और आ छोटी ई और बड़ी ई से मिलते हैं तो ए हो जाते हैं। कौन सी संधि का प्रकार है? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि या फिर अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसमें जो स्वर संधि होती है इसके कुल 5 प्रकार होते हैं। इसमें एक और होता है यड़ संधि। यड़ स्वर संधि भी इसका एक प्रकार होता है। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है 25, अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का, अव्ययीभाव समास का, तत्पुरुष समास का या फिर द्विगु समास का। तो जो अपाद मस्तक है ये होता है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? इसमें जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि उत्तर पद गौड़ होता है। ठीक है, और इसका जो समासिक पद होता है, सामासिक पद होता है, ये एक अव्यय का काम करता है। किसका? अव्यय का। अगला प्रश्न है 26, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर निर्माण नहीं होगा, निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर ये अशुद्ध दिया गया है। रस के अवयवों की संख्या कितनी है? 9, 4, 8, 7। तो जो रस होते हैं उनके अवयवों की संख्या कुल कितनी होती है? उनकी होती है 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या होता है? एक होता है स्थायी भाव, एक होता है संचारी भाव। क्या होता है? संचारी भाव। एक होता है विभाव। क्या होता है? विभाव। एक होता है अनुभाव। ये इसके क्या होते हैं? कुल अवयव होते हैं। स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। ठीक है, 4। अगला प्रश्न है 28, अनुष्टुप। अनुष्टुप है, अनुष्टुप क्या है? एक छंद है,
अलंकार है, एक रस है या फिर एक गुण है। तो अनुष्टुप एक प्रकार का छंद होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारे निठुराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर वृत्यानुप्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों जब किसी जो अलंकार है इसमें क्या होता है कि एक ही जो वर्ड होता है, एक ही यानी कि एक ही वर्ग का उच्चारण हो, एक ही वर्ड जैसे त, द और न, इसमें बार बार इसकी आवृत्ति हुई है, तो ये एक ही वर्ग के उच्चारण हैं, यानी एक ही उच्चारण स्थान से इनका प्रयोग किया गया है, तो ये वृत्यानुप्रास अलंकार होता है और ये अनुप्रास अलंकार का एक भेद होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 30, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? नई दिल्ली में, पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में, या फिर पोर्ट लुई में मॉरिशस में, लंदन में, या फिर लंदन जो कि ब्रिटेन में है। तो जो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था लंदन ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है 31, आगे नात न पीछे फगाल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मूर्ख धनवान, माँ बाप का न होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आगे नात न पीछे पकहा, तो इसका अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 32, बूंद बूंद से घट भरे, और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर हमें भरना है। सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी कीजिए। टपकत रीतो होए, घट भरे तो टपकत जाए, घट भरे सो खाली होए, घट रीतो होए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टपकत रीतो होए। बूंद बूंद से घट भरे और टपकत रीतो होए। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल का संभावित समय आरंभ कौन सा माना गया है? तो जो आदिकाल है उसका समय आरंभ यानी कब से ये प्रारंभ हुआ है ये बताना है। 1375 बीसी से, 1900 बीसी, 1700 बीसी, या फिर 1050 बीसी। तो जो आदिकाल है ये साहित्य काल विभाजन का पहला ही भाग है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1050 बीसी से शुरू हुआ है। आदिकाल के बाद है, आदिकाल के बाद है भक्ति काल, उसके बाद रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़कर हमें उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को पढ़ेंगे जल्दी से। मृत्युंजय और संघमित्रा की मित्रता पाटलिपुत्र के जनक जन जन की जानी बात थी। मृत्युंजय जन जन द्वारा धनवंतरी की उपाधि से विभूषित वेद थे और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त विच्छु। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे, जो संघमित्र बुद्ध के संग और धर्म को, प्रथम का जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में विश्वास था, तो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निर्वाण में दोनों ही दो विपरीत तटों के समान थे। फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें भिन्न बनाए रखती थी। यह आश्चर्य है, जीवन के उपासक वेदराज को उस निर्माण के लोभी के बिना चैन नहीं था, पर यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों को मलों की तरह त्यागने में विश्वास रखने वाले भिक्षु भी वेदराज के मोह में फंस अपने निर्माण को कठिन से कठिनतर बना रहा था। वेदराज अपनी वार्ता से संघमित्रा में कहते निर्माण मोक्ष का अर्थ है आत्मा का मृत्यु पर विजय। संघमित्रा हंसकर कहते, देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है, देह तो अपने आप में व्याधि है। तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। देह व्याधि से मुक्ति तो भगवान की शरण में है। वेदराज ने कहा, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूँ, पर दृष्टियों का यह विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी वादक नहीं हुआ। दोनों अपने कोमल हास्य और मोहक स्वर से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहते। तो यहाँ पर उत्तर देना है प्रश्न नंबर 34 का। देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्रा का क्या विचार था? संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण में मानते थे, या फिर संघमित्र शरीर को व्याधि मुक्त मानते थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में विश्वास रखते थे। संघमित्रा के अनुसार देह व्याधियों से मुक्ति संभव नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है?
मृत्युंजय का, संघमित्र का, चरक और सुश्रुत का, या फिर बौद्ध धर्म का? तो इसका सही आंसर है मृत्युंजय का। अगला प्रश्न, व्याधि और सुयोग सुयोग शब्दों में क्रमशः उपयुक्त उपसर्ग है, क्या है? ब्या और सु, आदि और ओग, बी धन आ और सु, या फिर बी और सु? तो उपसर्ग शुरू में प्रयोग किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, वी और सु। अगला प्रश्न है 37 है, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? मृत्युंजय सादा जीवन जीते हुए निर्वाण प्राप्ति के समर्थक थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में विश्वास रखते थे। संघमित्र और मृत्युंजय दोनों मित्र थे और उनके जीवन सिद्धांत एक जैसे ही थे। संघमित्र जीवन को निरोग बनाकर आनंद पूर्वक जीने व दीर्घायु रहकर उपयोग का आनंद उठाने के समर्थक थे। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे। या फिर मित्र होते हुए भी उन दोनों के बीच जीवन सिद्धांत विपरीत थे। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट पर, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।